ने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। आज आप नेफ्रॉन या वृक्क में पाई जाने वाले नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं की संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। कल आपको बताया था कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। उसके साथ आपको कुछ हिंट दी थी कि ये वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं। उसका भी मैंने आपको कारण बताया था कि वृक्क की जो आंतरिक संरचना है, यहां पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें 10 से 12 लाख नेफ्रॉन है। इसका मतलब इसकी संरचना का निर्माण जो है वो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं की सहायता से होता है। दूसरा बोला गया है कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई इसलिए बोला गया है क्योंकि वृक्क की जो क्रिया है वो है मूत्र का निर्माण, और इस मूत्र का निर्माण जो है वृक्क में पाए जाने वाले जो 10 से 12 लाख नेफ्रॉन है उनमें होता है। आज आप पढ़ने जा रहे हो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या फिर आप बोल सकते हो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कल मैंने आपसे कहा था कि एक नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की जो संरचना है उसके 5 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। पहला भाग मेलपिगी कणिका या मेलपिगी काय। दूसरा भाग ये है मेलपिगी कणिका या मेलपिगी काय। दूसरा भाग जो है वो है ग्रीवा। ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है उसे ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यह है समीपस्थ कुंडलित नलिका। चौथा जो भाग है संरचना का वो है हेनले लूप। ये यू आकार का आपको जो दिखाई दे रहा है यह है हेनले लूप। उसके बाद पांचवा जो भाग है वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला जो भाग है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जाना जाता है। और इसका अंतिम भाग जो आप देख रहे हो ये वाला, इसे संग्रह नलिका के नाम से या कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जाना जाता है। आप नेफ्रॉन की संरचना में प्रत्येक भाग का एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला भाग है मेलपिगी कणिका या मेलपिगी काय। कल आपसे कहा था कि मेलपिगी कणिका जो है 2 भागों से मिलकर बनी हुई है। एक भाग है बोमन संपुट और दूसरा भाग है ग्लोमेरुलस, और दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दिया है मेलपिगी कणिका या मेलपिगी काय, या फिर आप बोल सकते हो मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स या मेलपिजियन बॉडी। कल आपसे कहा था कि प्रत्येक नेफ्रॉन के प्रारंभ में एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, और उस प्यालेनुमा संरचना को आपने जो नाम दिया था वो है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। इसके साथ आपने कहा था कि ये बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल जो है इसकी जो संरचना है वो दोहरी भित्ति युक्त होती है, एक बाहरी भित्ति एक आंतरिक भित्ति। कल आपने पढ़ा था कि इसकी जो बाहरी भित्ति है या बोमन संपुट की जो बाहरी भित्ति ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये बाहरी भित्ति एक दृढ़ तंतुमय संयोजी तक की बनी होती है, ऐसा कल आपने पढ़ा था। लेकिन इसकी जो आंतरिक भित्ति है आपने पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, और उन कोशिकाओं का आपने नाम दिया था पोडोसाइट कोशिका। ये विशेष प्रकार की जो पोडोसाइट कोशिका है आपने उसमें पढ़ा था कि ये चपटी होती है, और चपटी होने के साथ साथ इन कोशिकाओं से अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, और ये अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध है अंदर जाल में या अंदर इसकी गुहा में उपस्थित जो ग्लोमेरुलस है उससे लिपटे रहते हैं। दूसरा भाग आपने पढ़ा है ग्लोमेरुलस। आपने पढ़ा था कि बोमन संपुट की जो गुहा है उसमें रक्त केशिकाओं का ये जो गुच्छ दिखाई दे रहा है इसे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। आपने कल ये भी पढ़ा था कि इस ग्लोमेरुलस में अविवाही धमनी का रक्त लाने का कार्य करती है, या एफ्रिएंट आर्टियोल रक्त लाने का कार्य करती है, और अपवाही धमनी का रक्त ले जाने का कार्य करती है, अर्थात एफ्रिएंट आर्टियोल रक्त ले जाने का कार्य करती है। इनका व्यास अधिक, इसका व्यास कम, ऐसा भी कल आप अध्ययन कर चुके थे। आपने कहा कि अधिक रक्त इसकी गुहा में आ रहा है और कम रक्त बाहर निकल रहा है। उसका कारण है क्योंकि अविवाही जो धमनी का है उनका व्यास अधिक, जबकि अपवाही जो धमनी का है उनका व्यास कम होता है। ऐसा आप कल अध्ययन कर चुके थे। आपने पढ़ा था कि पोडोसाइट कोशिकाओं के जो प्रवर्ध निकले हुए तथा रक्त केशिकाओं के जो
भित्ति है वो मिलकर के एक विशेष कला का निर्माण करती है। उसका नाम आपने कल दिया था ग्लोमेरुलर कला। और इस ग्लोमेरुलर कला में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये निस्यंदक या छलनी की भांति कार्य करती है। ऐसा आप कल पढ़ चुके थे। अब आप जो उसकी संरचना का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है ग्रीवा या नेक। इधर देखो, मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका से नीचे, या फिर आप बोल सकते हो मेलपिगी काय वह समीपस्थ कुंडलित नलिका के मध्य एक सकरा नलिकाकार भाग पाया जाता है। यह जो आपको दिखाई दे रहा है उसे ग्रीवा या नेक के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, मेलपिगी काय वह समीपस्थ जो कुंडलित नलिका है उनके मध्य ये जो भाग दिखाई दे रहा है एक सकरा नलिकाकार भाग पाया जाता है, उसे ग्रीवा या नेक के नाम से जाना जाता है। इस ग्रीवा या नेक की जो भित्ति है वो रोमावी उपकला से या सीलिएटेड एपिथेलियम से आश्रित होती है। आप जानते हो, आपने कहीं पढ़ा होगा सीलिया या फ्लेजिया जो चलन का कार्य करते हैं और ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है या रोमावी उपकला है वो इसमें आए वाले निस्यंद को गति करने में सहायक होते हैं। और इसलिए बोला गया है कि ग्रीवा या नेक जो होती है उसकी भित्ति रोमावी उपकला या सीलिएटेड एपिथेलियम से आश्रित होती है। और सीलिया का वर्ड का अर्थ आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था। सीलिया जो भित्ति होती है या सीलिया जो अंग होता है वो चलन या गमन में सहायक होता है। यहां से जो रक्त आता है और रक्त बाहर निकलता है, यहां पर उस रक्त से उत्सर्जी पदार्थ छनते हैं और वो उत्सर्जी पदार्थ इन नलिकाओं से होते हुए आगे गमन करते हैं और उनके गमन में ये ग्रीवा की जो रोमावी उपकला है वो सहायक होती है। क्योंकि रोमावी उपकला या सीलिएटेड एपिथेलियम होती है उसका कार्य चलन या गमन से संबंधित होता है। अब इसकी संरचना का तीसरा भाग आप पढ़ने जा रहे हो, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ग्रीवा से लेकर के हेनले लूप के प्रारंभ तक, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। देखो इधर, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो एक लंबी मोटी वह अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ऐसा आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये देखो, ये अत्यधिक कुंडलित नलिका है और इसलिए नाम दिया है समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। वापस सुनिए, ग्रीवा व हेनले लूप के मध्य एक लंबी मोटी व अत्यधिक कुंडलित नलिका पाई जाती है और उस लंबी मोटी अत्यधिक कुंडलित नलिका को समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता सुनिए कि समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो आंतरिक भित्ति है, ये देखो, जैसे ये नलिका है तो ये इनकी आंतरिक भित्ति हो गई, भीतर वाला हिस्सा। इनकी जो आंतरिक भित्ति है वो घनाकार उपकला से आश्रित होती है। अब बात यह आई कि इधर आपके सामने वर्ड आया था रोमावी उपकला या सीलिएटेड एपिथेलियम। अब दूसरा वर्ड जो आया है वो है घनाकार उपकला या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वापस सुनिए, इसकी जो आंतरिक भित्ति है वो घनाकार उपकला या क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। पर बात यह है कि आप तो जानते नहीं हो घनाकार उपकला क्या होती है। आपको पता है कि शरीर का प्रत्येक अंग आप इन भित्तियों को कोशिकाओं से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और घनाकार उपकला का मतलब है जो कोशिकाएं होती हैं वो घन के आकार की होती है। और तब मैंने वर्ड बोला है कि इनकी जो आंतरिक भित्ति है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी हुई होती है, अर्थात घन के आकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है और उसको नाम दिया है घनाकार उपकला। अब एक रेखा को आप इससे और दूसरी रेखा को आप इससे दर्शा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर शरीर का प्रत्येक जो अंग है वो कोशिका का बना हुआ होता है। और तब मैंने वर्ड बोला आपसे कि समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है वो लंबी मोटी अत्यधिक कुंडलित होती है। ये कहां स्थित होती है? ग्रीवा व हेनले लूप के मध्य। अत्यधिक कुंडलित संरचना आपको देखने पर दिखाई दे रही है कि इसकी जो संरचना है वो अत्यधिक कुंडलित होती है।
इनकी आंतरिक जो भित्ति है वो विशेष प्रकार की उपकला की बनी होती है और उसका नाम है घनाकार उपकला, अर्थात कोशिका घनाकार होती है। इसके साथ साथ इनकी आंतरिक भित्ति पर बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इनकी आंतरिक जो भित्ति है ये मैं दर्शाने के लिए समझा दी, बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और ये सूक्ष्मांकुर जो होते हैं इसकी आंतरिक भित्ति को ब्रुश बॉर्डर के समान बना देते हैं। इसकी आंतरिक भित्ति को ब्रुश बॉर्डर के समान बना देते हैं। वापस सुनिए, समीपस्थ कुंडित नलिका की आंतरिक भित्ति में बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो इसकी आंतरिक भित्ति को ब्रुश बॉर्डर के समान बना देते हैं। जैसे आपको पता है कि ब्रुश में बहुत सारे इस प्रकार की संरचना निकली रहती है और ऐसे ही यहां पर सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो इसकी संरचना को ब्रुश बॉर्डर समान बना देते हैं। अब बात ये हुई कि इससे क्या लाभ है, उसको समझने के लिए पहले सुनो। आपकी पढ़ा था कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप N2 युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। आपने पढ़ा था कि वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, इसके साथ साथ वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, इसके साथ साथ वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल। उपापचयी क्रियाओं से बने हुए ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ आपके रक्त में उपस्थित होते हैं। जब रक्त यहां पर आता है तो अवयव धमनी का रक्त लाती है और अपवाही धमनी का रक्त ले जाती है। अधिक रक्त आता है, कम रक्त बाहर निकलता है तो एक दाब उत्पन्न होता है और दाब से यहां पर रक्त से उत्सर्जी उत्पाद, लेकिन उत्सर्जी उत्पादों के साथ साथ कुछ उपयोगी उत्पाद भी छन जाते हैं और वो छन करके इस नलिका के थ्रू गमन करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ तो जो निकले वो तो अंत तक यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इस प्रकार अगर उत्सर्जी उत्पादों के साथ साथ छने हुए जो उपयोगी उत्पाद है वो मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निकले तो हमें बहुत हानि हो सकती है। उन्हें सुनिए, आपने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें पढ़ा था कि मानव में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रुधिर में उपस्थित होते हैं। जब रुधिर अवयवी धमनिका द्वारा नेफ्रॉन में लाया जाता है तो अधिक रुधिर आता है और अपवाही धमनिका द्वारा कम रुधिर बाहर जाता है, अर्थात रुधिर यहां रुकता है और अधिक आने के कारण और कम बाहर निकलने के कारण एक दाब उत्पन्न करता है और उस दाब से आपने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर कला में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से रुधिर से उत्सर्जी उत्पाद व उनके साथ साथ कुछ उपयोगी उत्पाद भी छन करके बहुमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। उस गुहा से वो ग्रीवा से होते हुए दूरस्थ कुंडित नलिका या इन भागों से होकर के गमन करते हैं। लेकिन उत्सर्जी उत्पादों के साथ साथ छने जो उपयोगी उत्पाद हैं उनको हम मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित नहीं कर सकते, इसलिए उनका इन नलिकाओं में अवशोषण होता है या पुनः अवशोषण होता है और उस अवशोषण में सहायक होते हैं ये सूक्ष्मांकुर या ये ब्रुश बॉर्डर, क्योंकि सूक्ष्मांकुर की संख्या अधिक होने के कारण इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे आपके सामने ये रेखा है और अगर ऐसी रेखा को मैं इस प्रकार से बनाऊंगी इतनी ही लंबाई में तो आप देखोगे कि नीचे वाली रेखा का जो क्षेत्रफल है ऊपर वाली रेखा की तुलना में बहुत अधिक होता है। जो अधिक क्षेत्रफल है वो अवशोषण की दर को बढ़ा देता है। इसके कारण समीपस्थ कुंडित जो नलिका होती है उसमें पाए जाने वाले ये सूक्ष्मांकुर या इसकी जो ब्रुश बॉर्डर सतह है उत्सर्जी उत्पादों के साथ साथ छने उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। वापस सुन लो, उन पदार्थों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं और जो पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं उन्हें पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उत्सर्जित पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है, वो इन नलिकाओं से होते हुए सीधे संग्रह नलिका से होते हुए बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये है समीपस्थ कुंडित नलिका। इसके साथ साथ इसकी ये जो कोशिका है इनमें बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। उसका कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा प्रदान करता है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि समीपस्थ कुंडित नलिका जो होती है यहां पर बहुत अधिक संख्या में जो उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ उपयोगी पदार्थ छने थे उनका पुनः अवशोषण होता है और उस अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और तब मैंने वर्ड बोला है कि समीपस्थ कुंडित नलिकाओं की जो कोशिका है उनमें बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं
और ये माइटोकॉन्ड्रिया पुनः अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना का तीसरा भाग। उन्हें हल्के रूप में रिपीट करें। ग्रीवा व हेनले लूप के मध्य कैसा है? लंबी मोटी व अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार संरचना है। भित्ति, आंतरिक भित्ति किसकी बनी हुई है? घनाकार उपकला की बनी हुई है। इसके साथ साथ क्या है? आंतरिक भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो इसकी भित्ति को कैसा बना देते हैं? ब्रुश बॉर्डर बना देते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल के बढ़ने से क्या लाभ मिल रहा है? अवशोषण बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो घनाकार कोशिका है उनमें बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। किसमें सहायक होते हैं? अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। और अब आप पढ़ने जा रहे हो इसका चौथा भाग, हेनले लूप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां से यहां तक का ये जो भाग है, ये है हेनले लूप। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। वर्ड सुनिए, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका के मध्य एक यू आकृति की संरचना पाई जाती है। वापस सुनो, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका के मध्य एक यू आकृति की संरचना पाई जाती है या हेयर पिन के समान संरचना पाई जाती है और उसे हेनले लूप या हेनले लूप के नाम से जाना जाता है, जो यू शेप्ड या यू आकृति का होता है। ये हेनले लूप जो है इसकी दो भुजाएं होती हैं, एक अवरोही भुजा या डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की ओर जा रही है, एक आरोही भुजा या एसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की ओर जा रही है। इसकी संरचना या हेनले लूप की संरचना में दो भुजा, एक अवरोही भुजा और दूसरी आरोही भुजा। अवरोही भुजा या डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग का मतलब नीचे की ओर डिक्रीज और एसेंडिंग का मतलब ऊपर की ओर। अब आरोही भुजा एसेंडिंग जो ऊपर जा रही है उसको नाम दिया है आरोही भुजा। इन अवरोही व आरोही जो भुजा होते हैं इनके भी दो भाग होते हैं। इनकी संरचना का एक भाग मोटा और एक भाग पतला। इनकी संरचना का एक भाग मोटा और एक भाग पतला होता है। इनकी संरचना का जो मोटा भाग है उसकी जो भित्ति है वो घनाकार उपकला की बनी हुई या क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। मैं आपको बता चुका हूं घनाकार उपकला का मतलब कोशिका जो है वो घन के आकार की होती है। इन दोनों भुजाओं के जो मोटे खंड हैं, अवरोही भुजा का मोटा खंड और आरोही भुजा का मोटा खंड, इनकी भित्ति जो है वो घनाकार उपकला की बनी होती है। लेकिन इनके जो पतले खंड हैं उनकी भित्ति सल्की उपकला या स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। सल्की उपकला या स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है उसकी जो भित्ति है वो चिकनी होती है और इसलिए नाम दे दिया सल्की। इसका मतलब इनकी कोशिकाओं की जो भित्ति है वो या इनकी जो भित्ति है वो जो पतले खंड की जो भित्ति है वो चिकनी है। क्यों? क्योंकि सल्की उपकला की बनी हुई है या स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इनके जो मोटे खंड है किसके बने हुए? घनाकार उपकलाओं के बने हुए। वापस सुनो, ग्रीवा भित्ति रोमावी उपकला या सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है जो इसमें आए निस्यंद को या इसमें आए छंदित को आगे गमन करने में सहायक होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका भित्ति घनाकार उपकला की बनी हुई है, मोटे खंड घनाकार उपकला के, जबकि पतले जो खंड है वो सल्की उपकला के बने हुए हेनले लूप। और अंततः हेनले लूप की आरोही भुजा जो है दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुल जाती है और यहां से प्रारंभ हो रही है। ये जो हिस्सा है इससे आगे का भाग है दूरस्थ कुंडलित नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आप उसकी तरह इसके लिए भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसा आपने समीपस्थ के लिए बोला ऐसे आप बोल सकते हैं। ये पास है इसलिए समीपस्थ नाम दे दिया, ये दूर है इसलिए नाम दे दिया दूरस्थ। समीपस्थ या प्रॉक्सिमल, दूरस्थ या डिस्टल। ये भी जो है इसकी भांति लंबी, मोटी व अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है और इसकी जो भित्ति है वो भी घनाकार उपकला की बनी होती है। लेकिन इसमें उसके समान सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनमें जो उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ जो उपयोगी पदार्थ है उनका बहुत कम अवशोषण होता है।
अधिकांश अवशोषण जो होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में होता है। इन नलिकाओं में उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ जो उपयोगी पदार्थ थे उनका अधिकांश अवशोषण यहाँ होता है। इन स्थानों पर अवशोषण कम होता है, इसलिए इनमें सूक्ष्मांक नहीं पाए जाते। आंतरिक वृत्तीय घनाकार और कलाई तो बनी हुई है, लेकिन उनमें सूक्ष्मांकुर या ब्रुश बॉर्डर जैसी संरचना नहीं होती है। और ऐसे कई नेफ्रॉनों की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं अंततः संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। आप यहां पर देख रहे हो, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट, और आप ये जो इनमें छोटे छोटे निशान देख रहे हो, इसका मतलब बहुत सारे नेफ्रॉनों की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं एक संग्रह नलिका में आकर के खुलती है। कल आपने वृक्क की जो आंतरिक संरचना पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि कौन सा भाग कहां पर स्थित है। कल की तरह देखें, मेलपीगी कणिका वलकुट में, समीपस्थ कुंडलित नलिका वलकुट में, दूरस्थ कुंडलित नलिका वलकुट में, हेनले लूप मध्यांश के पिरामिड में, संग्रह नलिका मध्यांश के पिरामिड में। बहुत सारी जो इधर देखो, संग्रह नलिका ग्रंथिल उपकला की बनी होती है, या इसकी भित्ति जो है ग्रंथिल उपकला की बनी होती है, और ग्रंथिल वर्ड आते हैं आप कुछ सोच सकते हो, इसका मतलब इसकी भित्ति जो है कुछ पदार्थों का श्रावण करती है और इसलिए नाम दे दिया ग्रंथिल या क्लेट। जिस प्रकार हमारी जो ग्रंथियां हैं हार्मोनों का स्राव करती हैं, इसी प्रकार ग्रंथिल उपकला की जो कोशिकाएं होती है किसी ना किसी पदार्थ का उत्सर्जन करती है और किसी न किसी पदार्थ का स्राव करती है, और इसलिए इसकी भित्ति जो है ग्रंथिल उपकला की बनी हुई है। वापस सुनो, मेलपीगी कणिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। ऐसी बहुत सारी संग्रह नलिका मध्यांश में आती है और मिलकर के एक बड़ी मुख्य संग्रह नलिका का निर्माण कर देती है, और उस बड़ी मुख्य संग्रह नलिका को बेलनाई की वहनी या डक्ट ऑफ बेलनाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 10 से 12 लाख नेफ्रॉन जो है यहां पर पाए जाते हैं। एक जो नेफ्रॉन है या एक संग्रह नलिका है उसमें 20-25 नेफ्रॉन खुलते हैं। ऐसी बहुत सारी 10 से 12 लाख की कितनी बहुत सारी संग्रह नलिका हो गई। ये सब संग्रह नलिका जो है आपस में संयुक्त होती है और एक बड़ी या प्रधान नलिका का निर्माण करती है, और उसे बेलनाई की वहनी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखोगे यहां से चले उत्सर्जी पदार्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले लूप, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, फिर संग्रह नलिका। संग्रह नलिका मिलकर बना देंगी बेलनाई की वहनी। बेलनाई की वहनी खुलेंगी अंकुरक में, अंकुरक खुलेंगे लघु कलश में, लघु कलश खुलेंगे दीर्घ कलश में, दीर्घ कलश वृक्क श्रोणी में, और वृक्क श्रोणी जो जा रही है वो मूत्र वाहिनी में, और मूत्र वाहिनी अंततः खुल जाएगी मूत्राशय में, और मूत्राशय से बने मूत्र को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यह है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना।